अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 से लेके 17 तक और इसमें साथ में ऐड होता है चैप्टर 7 और 9। एक पूरा पोर्शन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन का। तो मैंने चैप्टर नंबर 10 से लेके 17 तक आपके लिए गेस्ट पेपर तैयार किया है। इससे हटके नहीं आएगा। अगर इससे हटके एक आध आ भी गया तो ये मेरी गारंटी है कि वो क्वेश्चन आपको लाजमी आता होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरे गैस से बाहर नहीं आया। और अगर कभी गैस से बाहर एक आध क्वेश्चन आ भी जाए, मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। तो उन कंसेप्ट से ये फायदा होता है कि एक आध क्वेश्चन बाहर से आ भी जाए, वो बच्चों को आता है। तो तवज्जो से देखिएगा, चैप्टर नंबर 10 से लेके 17 तक बस आपने यही क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अपना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है ये जो ट्राइंगल एबीसी है ये कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट किसके? ट्राइंगल एलएमएन के। ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? जब भी दो ट्राइंगल के साथ स्टूडेंट ये कॉन्ग्रुएंट का वर्ड लग जाता है ना, ये इक्वल के ऊपर सिमिलरिटी का साइन, ये कॉन्ग्रुएंट को शो करता है। जब भी स्टूडेंट दो ट्राइंगल के दरमियान कॉन्ग्रुएंट का साइन लग जाता है ना, तो इसका मतलब उस दोनों ट्राइंगल में उसकी जितनी भी साइड है और दोनों ट्राइंगल के जितने भी एंगल हैं वो आपस में बराबर होंगे। स्टूडेंट एक ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होंगे। एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होंगे? सेम। ओवरऑल मिलाकर स्टूडेंट एक ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं, टोटल 6 चीजें होती हैं। तो जब भी दो ट्राइंगल के दरमियान कॉन्ग्रुएंट का साइन लगता है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल की 6 चीजें आपस में बराबर है, 3 साइड भी और 3 एंगल भी। और वो कौन सी साइडें आपस में बराबर होती हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी कौन से बराबर होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग। ये कोरस्पॉन्डिंग का वर्ड स्टूडेंट आपने माइंड में रखना है। दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होती है ना, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में बराबर होती है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर में होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग का आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मेरे पास 1 2 3 3 लोग बैठे हैं। एक तरफ मेरे पास 4 5 6 3 लोग बैठे हैं। अगर इन तीनों लोगों की बात करूं तो इन तीनों में जो पहले नंबर पे आ रहा है और उन तीनों का जो पहले नंबर पे आ रहा है, ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। चूंकि इधर भी 3 लोग बैठे हैं, उधर भी 3 लोग, पहले वाला पहले वाले के कोरस्पॉन्डिंग है। कोरस्पॉन्डिंग की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट सेम साइड सेम प्लेस। सेम साइड सेम प्लेस पे पड़ी हुई चीजें आपस में कोरस्पॉन्डिंग होती है। तो ये देखिए इनकी साइड भी सेम है, तीनों से पहले नंबर पे, तीनों से पहले नंबर, लेफ्ट पे इनकी साइड सेम। प्लेस, ये भी तीनों में पहले नंबर पे पड़ा है, ये भी तीनों में पहले नंबर पे पड़ा है। तो जो सेम साइड सेम प्लेस है, इनका आपस में कोरस्पॉन्डिंग का ताल्लुक होता है। इसी तरह 2 इधर सेंटर में है, उधर से सेंटर में 5 है, इनकी प्लेस सेम है, दोनों सेंटर में है। साइड, ये 2 लेफ्ट पे है ना, तो ये इधर 5 भी लेफ्ट पे है। तो लें जी स्टूडेंट सेम साइड सेम प्लेस, 1 का कोरस्पॉन्डिंग 4, 2 का 5 और 3 का 6। लें जी मैंने कोरस्पॉन्डिंग को आसान करके समझा दिया। अब ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग से क्या मुराद है? ट्राइंगल में स्टूडेंट, अब उसने हमें कहा फाइंड अननोन एक्स। एक्स देखे कहां पे पड़ा हुआ स्टूडेंट? एक्स पड़ा है एंगल एन के ऊपर। तो आपको पता है अगर मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी पड़ी हुई है और एक ट्राइंगल एलएमएन पड़ी हुई है, तो स्टूडेंट इनके कोरस्पॉन्डिंग कैसे पता चलते हैं कि कौन सा आपस में कोरस्पॉन्डिंग है?
देखे एंगल ए जो है ये शुरू पे पड़ा, उधर से एंगल एल शुरू पे पड़ा, तो मैं कहूंगा एंगल ए और एंगल एल ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह स्टूडेंट एंगल बी जो है एंगल एम के कोरस्पॉन्डिंग है, सेम साइड सेम प्लेस के रूल के मुताबिक। और एंगल सी जो है स्टूडेंट ये एंगल एन के कोरस्पॉन्डिंग है। तो अब हमें इसमें फाइंड करना था एक्स। एक्स देखे किसके ऊपर पड़ा हुआ है, एन के ऊपर। एन किस में आ रहा है स्टूडेंट, ये सी और एन वाले में। आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन जब स्टार्ट करना है ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, आपने बस ये याद रखना है एंगल एन जो है स्टूडेंट वो इक्वल आ रहा है किसके, एंगल सी के। तो स्टूडेंट एंगल एन और एंगल सी आपस में इक्वल कौन से ताल्लुक की वजह से हैं, एंगल एन और एंगल सी आपस में कोरस्पॉन्डिंग के ताल्लुक की वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका ब्रैकेट में हवाला देना है, फिर आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो स्टूडेंट आपने कहना है एंगल सी और एंगल एन जो है ये दोनों आपस में इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग है। एंगल एन की वैल्यू देखो उठा के क्या लगाएंगे स्टूडेंट, एक्स लगाएंगे। एंगल सी की, सी के ऊपर स्टूडेंट देखे 60 डिग्री पड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू 60 उठाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट अपने पास एक्स का आंसर कितना आ गया, 60। ले जी क्वेश्चन तो 2 लाइन का था और ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इसको इजी भी नहीं लेना, तकरीबन हर पेपर में आ जाता है। 2 लाइन का था, अलबत्ता इसके कंसेप्ट समझाने के लिए इतना टाइम लगा। तो जिसको अब ये सारे कंसेप्ट समझ आ गए, ये 2 लाइन का क्वेश्चन अब उसके लिए समझना कोई मुश्किल नहीं रह गया। ले जी गैस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ले जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसको तवज्जो से समझिएगा। पहले जितने मैंने कंसेप्ट आपको समझाए उनका फायदा यह है कि अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। कहता फाइंड वैल्यू ऑफ अननाउन एक्स एंड एम। अननाउन जो इसमें पड़ा है वो कौन कौन पड़ा है, अननाउन स्टूडेंट यहाँ पे एक्स पड़ा है, इस क्वेश्चन में एम पड़ा है। इसका मतलब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें एक्स भी फाइंड करना है, एम भी फाइंड करना है। और इन दोनों ट्राइंगल का आपस में ताल्लुक क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्वेश्चन में उसने बताया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो आपने सीखा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जब होती है ना, उनकी तीनों साइडें भी बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। कौन सी साइडें और एंगल बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग। और कोरस्पॉन्डिंग का ताल्लुक अभी मैंने आपको सिखा दिया है। लें जी स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल में एक्स फाइंड करना है। तो एक्स देखे कहां पे पड़ा है, सी वाली वैल्यू के ऊपर पड़ा है। ये देखे स्टूडेंट एक्स वाली वैल्यू जो है वो सी एंगल के ऊपर आ रही। तो सी के कोरस्पॉन्डिंग पे कौन आएगा, सी के कोरस्पॉन्डिंग सेम साइड सेम प्लेस पे ये वाला एंगल आ रहा है स्टूडेंट बी। इसका मतलब यहाँ पे ट्राइंगल बी और ट्राइंगल सॉरी एंगल बी और एंगल सी ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि इस ट्राइंगल की और उस ट्राइंगल की ये सेम साइड और सेम प्लेस बनता है। तो लो जी हमें x से पता चला था, x मालूम करना, तो हमने देख लिया आया कि x कहां पड़ा, c के ऊपर। आप यहाँ पे लिखें एक्स सी, इसका ताल्लुक है किसके साथ, एंगल बी के साथ। और एंगल सी और एंगल बी का ताल्लुक आपस में स्टूडेंट कौन सा है, कोरस्पॉन्डिंग का, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, सेम साइड सेम प्लेस पर पड़े हुए हैं। तो हमने कह दिया एंगल सी एंगल बी आपस में कोरस्पॉन्डिंग। अब सी की जगह इसकी वैल्यू उठा के लगाते हैं स्टूडेंट। सी की वैल्यू क्या है, 5x + 5 डिग्री में। और इसी तरह स्टूडेंट बी की वैल्यू देखे 55 है। ले जी बस ताल्लुक ढूंढना मुश्किल होता है कि आया के कोरस्पॉन्डिंग में क्या क्या चीजें आ रही। आगे तो ये अलजबरा है स्टूडेंट, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का, इधर स्टूडेंट 5x बच जाएगा। ये 5x को यहाँ पे रहने देते हैं स्टूडेंट, 55 में से 5 निकाला, ये 50 डिग्री बच गया। 5 या मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, इधर आके डिवाइड, 50 को 5 पे डिवाइड कर लें या एक टेबल पे कटिंग कर लें स्टूडेंट, 10 आ जाएगा। 5 1 5, 5 10 50।
लें जी स्टूडेंट, x का हमारे पास आंसर आ गया 10 डिग्री। एक x अननोन था और एक m अननोन है। अब देखते हैं m कहाँ कहाँ पे पड़ा है। m अब एंगल के ऊपर नहीं पड़ा, एंगल के ऊपर ये चीजें पड़ी थी। m जो है ये साइडों के ऊपर पड़ा है। ये c से लेके d, ये जो लाइन आ रही है ये साइड है। b से d ये जो आ रही है ये साइड है। m पड़ा साइडों के ऊपर, तो ये जो bd वाली साइड है, bd वाली साइड का ताल्लुक स्टूडेंट किसके साथ नहीं कर रहा है? dc या cd वाली के साथ। तो हम कह देंगे BD इक्वल है किसके? CD। चूंकि ट्राइंगल का इतना ये वाली साइड का हिस्सा और ये वाले साइड ये सेम साइड सेम प्लेस है, इनका ताल्लुक भी कोरस्पोंडिंग है। तो कोरस्पोंडिंग साइड हो या कोरस्पोंडिंग एंगल हो, हम दोनों को इक्वल रख लेते हैं। अब BD की जगह उसकी वैल्यू उठा के लगाते हैं। BD की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 5m - 3। CD की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 2m + 6। अब इसमें भी अलजबरा स्टूडेंट, m वाली एक तरफ, सिंपल एक तरफ, यहाँ पे आ गया 5m, ये प्लस का 2m स्टूडेंट इधर आके माइनस का 2m, 6 उधर ही पड़ा रहने दे, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3। 5m में से 2m गया तो स्टूडेंट 3m, 6 में 3 प्लस किया तो 9। यहाँ कटिंग हो रही है एक टेबल पे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो लें जी स्टूडेंट, m का आंसर आ गया 3। ले स्टूडेंट, x भी हमने फाइंड कर लिया, m भी, दोनों अननोन थे। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट जितने क्वेश्चन ये गेस्ट पेपर के दे रहा हूं यही कर लें, इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, और अगर ये आ गया तो फिर भी आपको आता होगा, इससे रिलेटेड आ गया तो आता होगा। रिलेटेड आता ही नहीं, इन एक्सरसाइज में आते ही यही है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट, ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। जैसे ट्राइंगल में कोरस्पोंडिंग का ताल्लुक होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट एंगल को देखा जाता है स्टूडेंट। ये आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, ये ऑपोजिट होती हैं। ये भी आमने सामने वाली बराबर होती है, ऑपोजिट। आमने सामने वाले एंगल आपस में ऑपोजिट, ये आमने सामने वाले ऑपोजिट एंगल, और ये आपस में इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के जो आमने सामने वाले यानी कि ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट? हमें एम भी फाइंड करना, एन भी फाइंड करना, एक्स भी फाइंड करना, वाई भी फाइंड करना, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता होता है पेपर में। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम m और x को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का आपस में ताल्लुक है ऑपोजिट का। यहां मैं लिखता हूं एंगल m जो है, सॉरी, यहां पे स्टूडेंट हम पहले इसको नहीं निकाल सकते, m भी अननोन है, x भी अननोन है। तो जब दोनों ही आमने सामने वाली अननोन हो तो हमारे पास आंसर नहीं आ सकता। हाँ जी, अलबत्ता ये आमने सामने वाली निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पे n पड़ा है, यहाँ पे 75 पड़ा है, तो n और 75 बराबर हैं। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट मैं लिख दूं एंगल n जो है ये इज इक्वल है किसके? 75 डिग्री के। तो आपने ब्रैकेट में इनका ताल्लुक क्या बताना है स्टूडेंट? इनका ताल्लुक है ऑपोजिट एंगल का। तो हमने अभी सीखा पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब n का आंसर क्या होगा? 75 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 75 डिग्री है ना, तो इसके सामने पड़ा n जो है वो भी कितने का होगा? 75 डिग्री का। लें जी, n का आंसर तो इक्वल रखने से ही आ गया ऑपोजिट एंगल को। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हाफ सर्कल को शो करती है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हाफ सर्कल यानी कि स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की। तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल पड़े होते हैं वो 180 की शक्ल में लेते हैं। स्टूडेंट इस तरह पढ़िए, ये भी स्ट्रेट है, इसके एंगल भी 180 डिग्री के। इस तरह स्ट्रेट पढ़िए, ये भी स्ट्रेट है। इस तरह पढ़िए, स्ट्रेट एंगल जिस मर्जी तरीके से पड़ी होगी, जिस मर्जी साइड से पड़ी, स्ट्रेट है ना, तो स्ट्रेट 180 की होती।
मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं। यहाँ पे ये देखिए पैरेललोग्राम की स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एम भी पड़ा है 75 भी। मैं यहाँ लिखता हूं एंगल एम प्लस एंगल 75 डिग्री, ये इज इक्वल है 180। स्ट्रेट लाइन होती 180 की, ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी जगह 180 आ गया और दोनों एंगल को प्लस करके, स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल को प्लस करके, दो हैं तो दोनों को प्लस करके हमेशा किसके इक्वल रखते हैं 180 डिग्री। आप यहाँ पे हवाला भी दे सकते हैं स्ट्रेट लाइन। लेकिन जी स्टूडेंट ये है स्ट्रेट लाइन एंगल्स, तो सबको पता है जो स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं ये 180 डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है। तो दोनों को प्लस करके इक्वल 180 रख देते, प्लस का 75 स्टूडेंट उधर जाकर माइनस का 75, तो 180 में से 75 निकालें तो स्टूडेंट बचेगा 105 डिग्री। तो लें जी ये माइनस करने से ही 180 में से 75 को माइनस किया 105, एम का आंसर मिल गया हमें 105। स्टूडेंट हमने एन बी फाइंड कर लिया, हमने एम बी फाइंड कर लिया, पीछे रह गया एक्स और वाई। अगर तो हमें m का आंसर पता है ना तो x भी वही है, क्योंकि m और x का स्टूडेंट दोनों का ताल्लुक आपस में ऑपोजिट का है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं कि एंगल m जो है वो इज इक्वल है एंगल x के। रीजन आमने सामने पड़े हैं और पैरेललोग्राम में आमने सामने एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। अब स्टूडेंट हमें x फाइंड करना है, m की जगह m की वैल्यू पुट करें। m की वैल्यू ये हमें ऊपर 105 नजर आ रहा है, तो इसकी जगह स्टूडेंट 105 लगा देते हैं। तो इसका मतलब x का भी ताल्लुक, x का भी आंसर 105। अगर m 105 है ना तो x भी 105 है। लेकिन जी स्टूडेंट x भी आ गया, अब रह गया y। y है, y को निकाल लेते हैं स्टूडेंट। ये जो x और y है ये दोनों मिलकर स्टूडेंट हाफ सर्कल बना रहे हैं। हाफ सर्कल भी 180 का होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन 180 की होती। तो यहां पे भी यही कंसेप्ट लगेगा स्टूडेंट, एंगल x प्लस एंगल y दोनों को इक्वल प्लस करके इक्वल किसके रखेंगे 180। स्ट्रेट लाइन हो या हाफ सर्कल हो, उनके तमाम एंगल्स को प्लस करके इक्वल 180 रखते हैं। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे y निकालना है, x की जगह x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू ये हमें मिली हुई है 105। y हमें निकालना वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। लेकिन जी स्टूडेंट ये प्लस का 105 उधर जाके माइनस का 105 हो जाएगा, 180 में से 105 गए तो स्टूडेंट ये हमारे पास बचेगा 75 डिग्री। चूंकि आपको पता है पैरेललोग्राम में दो अपोजिट एंगल बराबर है, देख ले दो 105 105 और दो 75 है। इस तरह कुल मिला के हमारे पास चारों के आंसर आ चुके हैं। ले जी ये गेस्ट पेपर का थर्ड क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड अननोन इन द फिगर एक्स एम। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कहता है एक्स फाइंड करें एंड एम फाइंड करें। लेकिन जी स्टूडेंट पहले एक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स ये पड़ा हुआ है, ये वाली एक्स की साइड। एक्स जो पड़ा है वो साइड एल एम के ऊपर पड़ा है। कौन सी साइड के ऊपर पड़ा है स्टूडेंट? एल एम के ऊपर पड़ा है। और इसी के एल एम के कोरस्पोंडिंग पे दूसरी तरफ सेम साइड सेम प्लेस पे जो वैल्यू पड़ी है, साइड पड़ी है, उसका नाम है एल एन। तो इसका मतलब एल एम और एल एन का आपस में ताल्लुक है स्टूडेंट कोरस्पोंडिंग का, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कोरस्पोंडिंग साइड्स का। अब स्टूडेंट एल एम की जगह उसकी वैल्यू लगाते हैं 2x + 6। एल एन की जगह उसकी वैल्यू स्टूडेंट 18 लगाते हैं और x निकाल लेते हैं। अलजबरा प्लस का 6 उधर जाकर माइनस का 6, 18 में से 6 निकाले 12, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, इधर आके डिवाइड। 12 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 6। x का आंसर आ गया 6। एक तो आंसर निकाल लिया स्टूडेंट हमने। अब हमें और क्या अननोन था? m। m जो पड़ा है स्टूडेंट ये कौन सी साइड पे पड़ा है? ये वाली साइड OM पे पड़ा है, या MO भी लिख सकते हो।
और ये जो है ये स्टूडेंट ओ एन पे पड़ा है। इन दोनों का ताल्लुक आपस में कोरस्पॉन्डिंग है क्योंकि सेम साइड सेम प्लेस, एम ओ ओ एम या ओ एन, इन दोनों का ताल्लुक आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि ये दोनों का ताल्लुक है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का। ओ एम की जगह स्टूडेंट उसकी वैल्यू एम उठा के लिखते हैं और ओ एन की जगह उसकी वैल्यू 12 लिखते हैं। लें जी स्टूडेंट, एम का भी आंसर 12 आ गया, एक्स का 6। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत पेपर में आता है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है। व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? कम के से कम फासले के लिए कहता है एंगल क्या होगा। फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, एक बाहर पड़े नुक्ते के लिए, टू द लाइन, लाइन से। कहता है एक लाइन है, उस लाइन से बाहर पड़े हुए नुक्ते के लिए इस लाइन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। ये देखें स्टूडेंट, ये फासला भी इस लाइन को पहुंच रहा है, ये फासला भी इस नुक्ते से लाइन को पहुंच रहा है और ये फासला भी इस नुक्ते से लाइन को पहुंच रहा है। स्टूडेंट ये फासला आप मैयर करके देख ले, बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा और ये फासला है 90 डिग्री का। तो बच्चों कभी भी आपने कम से कम फासला तय करना है ना, तो 90 डिग्री ही सबसे कम फासला देता है उस जगह तक पहुंचने के। तो ये एक पॉइंट आउटसाइड पे पड़ा है, उस आउटसाइड से इस लाइन तक का फासला, ये शॉर्टेस्ट 90 डिग्री वाला लाइन ही जो है वो कम से कम फासला देगी। बाकी अगर आप जैसे जैसे दूर करते जाएंगे 90 से फासला बड़ा होता जाएगा। तो उसने कहा व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपने कहना है the angle will be 90 degree for shortest distance, कि कम से कम फासले के लिए स्टूडेंट एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। बस स्टूडेंट छोटा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट बहुत आता है पेपर में, इसलिए करवाना पड़ा। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, देन वेरीफाई डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड। लें जी स्टूडेंट, 13 सेंटीमीटर है एक ट्राइंगल की साइड, एक की 12 सेंटीमीटर है और एक है साइड 5 सेंटीमीटर। कहता है प्रूफ करो जब भी हम ट्राइंगल की किसी दो साइड का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस मैथ में माइनस को कहते हैं, ट्राइंगल की कहता है कभी भी दो साइड को माइनस करके देखो, आंसर हमेशा लेस आएगा, किससे, थर्ड साइड से। लेकिन जी वेरीफाई करके देखते हैं, पहले इन दोनों को माइनस करके देखते हैं। 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, स्मॉलर आगे है स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। 13 में से 12 माइनस किया तो स्टूडेंट बचेगा 1 सेंटीमीटर, 1 स्मॉलर होता है किससे, 5 सेंटीमीटर। लें जी उसकी बात ठीक है एक लिहाज से अभी, कि जब भी दो साइड को माइनस करो आंसर थर्ड साइड से, थर्ड 5 थी तो 1 छोटा ही आता है। तीन तरीकों से स्टूडेंट हम वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मैंने एक लिहाज से किया, अब इन दोनों वैल्यू को माइनस करके देखते हैं। 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर लेस होगी, फिर कौन सी रखेंगे, 13 के इक्वल। 12 में से 5 गया स्टूडेंट 7 बचा, 7 सेंटीमीटर लेस होता है किससे, 13। दो डिफरेंट साइड को और हमने माइनस करके देखा, फिर भी स्टूडेंट दोनों को माइनस करके थर्ड से छोटा ही आंसर है। एक और ऑप्शन है स्टूडेंट पहली और आखिरी का, 13 सेंटीमीटर में से माइनस करते 5 सेंटीमीटर लेस आएगा 12 सेंटीमीटर। 13 में से 5 गए तो स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर जो कि लेस है किससे, 12 सेंटीमीटर से। तो देख लें तीन ही ऑप्शन होते हैं, हमने तीनों लिहाज से दो साइड को माइनस करके देखा, आंसर हमेशा थर्ड से लेस ही आया, थर्ड से लेस ही आया। तो ये वेरीफाई हो गया। अब आपने इसका प्रूफ लिखना है कि द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड,
Hence proved, हमने वेरीफाई कर दिया, इट इज वेरीफाइड दैट डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड। स्टूडेंट इसी तरह अगर यही क्वेश्चन डिफरेंस की जगह सम का वर्ड दे दे तो सम के वर्ड में आएगा सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो जाहिर बात है दो को जब भी सम करके देखोगे थर्ड से ग्रेटर आएगा। तो अगर ये वाला आ जाए डिफरेंस का, आपने माइनस के लिहाज से वेरी करना है। अगर आ जाए सम का तो जहां जहां पे माइनस लगा वहां पे प्लस आएगा और जहां जहां पे स्मॉलर लगा वहां पे ग्रेटर आएगा। लें जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व है आपके पास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट कहता है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल। कहता है ये तीनों ट्राइंगल की साइडें नहीं है, गिव रीजन, वजह बताओ। लें जी स्टूडेंट मैं पकड़ता हूं 3 सेंटीमीटर को, 4 सेंटीमीटर को एंड 7 सेंटीमीटर को। स्टूडेंट ट्राइंगल की साइडें तब ही होती हैं जब आप दो साइड को प्लस करो और आंसर जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है। लें जी मैं इन दो साइड को पकड़ता हूं जैसे कि 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर और इक्वल थर्ड साइड है 7 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होता है 7 सेंटीमीटर और थर्ड साइड भी क्या है 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अगर कोई एक रिलेशन भी ऐसा आ गया कि दो साइड को प्लस करो और वो थर्ड के इक्वल आ जाए तो वो कभी भी ट्राइंगल की साइड नहीं होती। हमेशा यही चीज होनी चाहिए कि जब भी दो साइड को प्लस करेंगे आंसर जो है वो थर्ड वाली साइड से ग्रेटर आना चाहिए। अगर दो साइड को प्लस करके थर्ड से ग्रेटर आया तभी वो ट्राइंगल की साइड है। स्मॉलर या इक्वल आया तो वो कभी भी ट्राइंगल की साइड नहीं होती। अब इसका आंसर लिखेंगे इट इज नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल बिकॉज, क्योंकि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल थर्ड साइड। उसने कहा था गिव रीजन, रीजन दो। तो स्टूडेंट दो साइड का सम किया वो इज इक्वल आ गया थर्ड साइड। तो यही वजह इज इक्वल थर्ड साइड नहीं आना चाहिए। अगर तो थर्ड साइड के इक्वल आ गया तो वो ट्राइंगल की साइड नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमने इसका आंसर बना दिया। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर टू लेंथ ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की दो साइड कहता है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो तीसरी साइड कितनी होगी। राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम। लेकिन जी स्टूडेंट उसने हमें दो साइड बताई हुई है। एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक ही जगह 3 सेंटीमीटर लगा देंगे। एक साइड बताई 4 सेंटीमीटर। दो साइडें बताई और कहता बताओ थर्ड साइड क्या होगी। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 9, इसी तरह 4 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। 16 में 9 जमा किया तो स्टूडेंट ये 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ पे आ रहा है सी स्क्वायर। हम स्क्वायर में अपना आंसर नहीं रखते। स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, सी बच गया। 25 का अंडर रूट होता है 5 सेंटीमीटर, भी स्क्वायर से कट गया सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड का आंसर आ गया स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। अगर ट्राइंगल की दो साइड एक 3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर है ना, तो थर्ड साइड स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर होगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टूडेंट पैथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। पैथागोरस थ्योरम स्टूडेंट फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्टूडेंट हमें हाइपोटेनियस को एक तरफ रखना है, बेस परपेंडिकुलर आगे पीछे हो सकता है, ये दोनों प्लस की शक्ल में जहां मर्जी लिखना है। राइट ट्राइंगल में तो आप तकरीबन 4-5 से सीखते आते हैं कि राइट ट्राइंगल में नीचे जो वैल्यू पड़ी होती है उसको बेस बोलते हैं। ये बेस का वर्ड आपने सुना होगा। और ये स्टूडेंट राइट ट्राइंगल में ये जो 90 का एंगल होता है स्ट्रेट लाइन, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो 90 के सामने ये जो तिरछी लाइन है स्टूडेंट, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ले जी स्टूडेंट, इनमें से कोई से दो पार्ट आपको करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें कहता है x अननोन है, इसमें फाइंड करो। तो x 90 के सामने हाइपोटेनियस के ऊपर पड़ा है, तो हाइपोटेनियस की जगह मैं x लगा दूंगा, बाहर वाला स्क्वायर वैसे ही। बेस नीचे वाला होता है उसकी जगह स्टूडेंट 3 लगा दूंगा, परपेंडिकुलर ये 90 वाला होता है उसकी जगह 4 लगा दूंगा। स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 में 9 जमा किया तो 25, हम स्क्वायर में नहीं रखते, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, 25 का अंडर रूट 5 लें जी स्टूडेंट, अननोन वैल्यू निकले। इसी तरह स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस ये होता है 90 के सामने, स्टूडेंट इसकी जगह अंडर रूट 2 लगेगा, बाहर वाला स्क्वायर वैसे। बेस नीचे वाला होता है इसकी जगह 1 लगेगा, परपेंडिकुलर 90 वाला होता है इसकी जगह स्टूडेंट x लगेगा। लें जी स्टूडेंट, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, इधर आ गया 2, 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 ही होता है, आगे आ गया x स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 उधर बच गया x स्क्वायर, 2 में से 1 निकाला तो 1 इधर आ गया x स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने अंडर रूट दोनों तरफ लेकर स्क्वायर को खत्म करना होता है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अंडर रूट स्क्वायर से गया 1 का अंडर रूट स्टूडेंट 1 ही होता है, तो अननोन x था हमने फाइंड कर लिया। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपने खुद प्रैक्टिस करके देखना है। हाइपोटेनियस की जगह 13, बेस की जगह 5 और x लगा के अननोन x फाइंड करना। ले जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ले जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 को भी तवज्जो से समझिएगा, इसके 4 पार्ट्स हैं, इसमें से भी एक पार्ट पेपर में आता है। ये रेक्टेंगल की शेप है स्टूडेंट, रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, L मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इन तमाम क्वेश्चन में हमें कहता है फाइंड एरिया, तो एरिया भी होता है हर ट्राइंगल का या स्क्वायर का या पैरेललोग्राम का, पेरीमीटर भी होता है। एरिया कहते हैं अंदर वाले हिस्से को, पेरीमीटर कहते हैं उसकी बाउंड्री, बाहर वाले हिस्से को। तो उसने बस एरिया का पूछा स्टूडेंट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट, ये हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ ये नीचे पड़ी है स्टूडेंट, इसकी 6 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर। ले जी स्टूडेंट, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ले जी एरिया निकल आया, बस फॉर्मूला आना चाहिए स्टूडेंट। स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो स्क्वायर इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। इसकी लेंथ उसने 4 सेंटीमीटर दी है, चूंकि दोनों लेंथ सेम है तो 4 ही आएगा। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, इसीलिए L मल्टीप्लाई L होता है। 4 4 जा स्टूडेंट 16, साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया आ गया। आगे स्टूडेंट ये शक्ल पैरेललोग्राम की है। पैरेललोग्राम का जो एरिया ना स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। पैरेललोग्राम का जो एरिया बच्चों उसका होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस ये नीचे वाली होती है, पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली बराबर है, अगर 8 है ना तो नीचे वाली बेस भी 8 सेंटीमीटर है। हाइट, अगर ये हाइट ये वाली है स्ट्रेट बच्चों, ये आपको पता है स्लोप वाली हाइट नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन वाली जो होती है ये हाइट है, ये 4 सेंटीमीटर है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया सेंटीमीटर स्क्वायर।
स्टूडेंट फॉर्मूला आना चाहिए, वरना क्या है 6 को 3 से किया 18 4 4 मल्टीप्लाई करना और इंतहा इजी क्वेश्चन। ये स्टूडेंट रेक्टेंगल है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अभी स्टूडेंट हमने जो पढ़ा बेस मल्टीप्लाई, पैरेललोग्राम में और ट्राइंगल में ये फर्क है कि ट्राइंगल में 1/2 एक्स्ट्रा होता है, वरना बेस मल्टीप्लाई हाइट उसमें भी है। लेकिन जी स्टूडेंट 1/2 आ गया, वैसे बेस की जगह उसकी वैल्यू नीचे 16 पड़ी है, मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 10 पड़ी है। 1/2 तो आ गया, वैसे 16 को 10 से किया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये 160 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, जब भी 160 को 2 पे डिवाइड करेंगे 80 बचेगा, 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो लें जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया निकालना था। अब स्टूडेंट ये छोटे चैप्टर्स के मैंने तकरीबन 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इन 10 से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा और आखिरी पोर्शन आप इजीली क्लियर कर लोगे। अगर तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, सोल्ड गैस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं हर चैप्टर के इसी तरह 8-8 10-10 मोस्ट इंपोर्टेंट सोल्ड गैस पेपर आपको दूं और वो आएंगे भी, तो वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और वीडियो पे कमेंट भी किया करें, इसे लाइक भी किया करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो गैस पेपर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।